हेलो बच्चों, नमस्कार। डीडी पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। हमने पिछले क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारे प्रश्नों को किया था। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को अगर आप करके एग्जाम में बैठते हैं तो आपका एग्जाम शानदार जाने वाला है, क्योंकि मैंने उन सारे प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, है ना। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लास 12th वाले हो, इकोनॉमिक्स के छात्र हो, सभी तैयार हो जाइए कॉपी और कलम के साथ। हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल ना हो। ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब तरह से। अंत तक देखना, ये क्लास सच में कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। अगर आप इसको करके जाते हैं, अगर जो पढ़ लिए हैं बच्चे उसका पुनः रिवीजन हो जाएगा, और जो सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस क्लास को करके आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके तब जाके एग्जाम में बैठना। ये एग्जाम निर्णायक क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। क्या पूछा गया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, आप लोग जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग छोटी छोटी इकाई का स्टडी करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें एग्रीगेट यूनिट का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, और इसमें समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता एक उत्पादक, जिसमें राष्ट्र आय, कुल उद्योग और सामान्य कीमत का इसमें अध्ययन किया जाता है ना। इसमें एक उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका वन कंज्यूमर की बिहेवियर का स्टडी की जाती है, और इसमें किसका, होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसका जो केंद्र समस्या क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन की समस्या है। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है कि पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करेंगे, क्या बोलते हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब इसकी मेजर प्रॉब्लम होती है। और इसका जो कंप्लीटली जो अध्ययन होता है, इसका जो पढ़ाई होता है, इसका जो स्टडी होता है, तुलनात्मक रूप से ये आसान होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है ना। आगे, इसमें जो आर्थिक समस्या का समाधान मांग और पूर्ति जैसे बाजार शक्ति के माध्यम से हम लोग इसका आर्थिक समस्या का हम लोग समाधान कर लेते हैं। लेकिन इसका जो समस्या होता है, तो इसमें एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कुल पूर्ति के माध्यम से तो करते हैं, बशर्ते इसमें सरकार एंट्री करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को किससे जानते हैं, प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से नाम से जानते हैं। जिस भी बच्चा ये इन सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो फटाक से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फोर मेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से चार क्षेत्र कौन कौन सा होता है, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मानते हैं। ठीक है, इन चारों का आपके सामने व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि हाउस होल्ड किसको बोलते हैं। तो देखिए, हाउस होल्ड का मतलब जिसपे आप रहते हैं, जिसमें आपका परिवार रहता है, तो हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड क्या करता है, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। क्या करता है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, और किसी फॉर्म क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं देता है। क्या देता है, अपनी सेवाएं देता है, अपनी सर्विस देता है। ये हाउस होल्ड का काम होता है। परिवार क्षेत्र देश के सभी व्यक्ति और परिवार आते हैं, में ये उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं परिवार क्षेत्र। और ये अपनी सेवाएं, श्रम, भूमि, पूंजी फॉर्म को देते हैं। किसको देखते हैं, फॉर्म को देते हैं। किसको देते हैं, टू फॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। किसको, फॉर्म को देते हैं। ठीक, और बदले में फॉर्म क्या प्राप्त करता है, रिसीव इनकम, आय प्राप्त करता है। सेवा दिया किसी के यहाँ, श्रम अपना दिया, तो बदले में क्या, इनकम प्राप्त किया। ये होती है हाउस होल्ड का काम। ठीक है, वर्कर बाय फूड, बुक्स, ये सब हाउस होल्ड। और जब फॉर्म क्षेत्र किसको बोलते हैं, फॉर्म क्षेत्र किसको बोलते हैं, उत्पादक किसको बोलते हैं, उत्पादक क्षेत्र। तो वो संस्थाएं होती है, क्या होती है, वो संस्थाएं होती है जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है, उसको हम लोग फॉर्म क्षेत्र बोलते हैं। और ये परिवार से उत्पादन का साधन लेकर उत्पादन करती है, और बाजार में सामान को क्या करती है, बेचती है ना।
फर्म क्षेत्र, हाँ, फर्म क्षेत्र प्रोडक्शन कर लेती है और किसको बेचती है, हाउस होल्ड को बेचती है। क्लियर, ऐसे चलते रहता है। अगला सेक्टर है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकार कर लगाती है जनता के लिए और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है, तो सरकार क्षेत्र बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, किसको, हाउस होल्ड को। Clear? बाकी एक क्षेत्र होता है विदेशी क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देश की बाहर के सभी देश में आते, ये देश के बाहर के जितने भी देश है उसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग वस्तु या तो बाहर भेजते हैं या मंगाते हैं, आया तो निर्यात करते हैं, इससे जुड़ा हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, राष्ट्र आय के चक्र प्रवाह से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इनकम। तो देखिए आय का चक्र प्रवाह का मतलब क्या होता है, आय का चक्र प्रवाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए आय का चक्र प्रवाह का मतलब होता है, एक और क्या होती है, हाउस होल्ड का क्षेत्र होता है, और एक और किसका, बिजनेसेस या फॉर्म का क्षेत्र होता है, प्रोड्यूसर का क्षेत्र होता है। हाउस होल्ड क्या करती है, अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं किसको देती है, हाउ किसको देती है, फॉर्म को देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो फॉर्म है बदले में क्या देती है, अगर लेबर है तो वेजेस, रेंट, इसको अपना पेमेंट कर देती है ना। तो देखिए क्या करती है, अपनी सेवाएं यहाँ दिया, अब ये बदले में क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया, पैसा यहाँ आ गया, इनकम यहाँ आ गया। अब ये इनकम इसके पास है। अब ये जो होता है फैक्टर प्रोडक्शन से क्या बना लेती है, गुड्स को बना लेती है, और गुड्स बना के फिर किसको बेच देती है, फिर इसको बेच देती है। तो बेच देती है तो इनकम अब कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया इनकम। तो इनकम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चलते रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्र प्रवाह। क्लियर। अब इसको डेफिनेशन से पढ़ लीजिए आप एक बार। आय का चक्र प्रवाह परिवार क्षेत्र एवं उत्पादक क्षेत्र के बीच भुगतान एवं प्राप्तियों का प्रवाह है। किसका प्रवाह है, भुगतान और प्राप्तियों का प्रवाह है। आय का चक्र प्रवाह में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र से उत्पत्ति के साधन प्राप्त करते हैं, और बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को भुगतान देते हैं। और जब उत्पादक क्षेत्र वस्तु का निर्माण कर लेती है तो परिवार क्षेत्र इसे प्राप्त करने के लिए उत्पादक क्षेत्र को आय के रूप में भुगतान करता है। और इस तरह से उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र, आय का चक्र होते रहता है। क्लियर। उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र होते रहता है, ठीक, उसको आय का चक्र प्रवाह कहते हैं। क्लियर। The circular flow of income refer to the continued movement of money, goods and services between mainly household and firm. Household और firm के बीच क्या होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहता है। हाउस होल्ड प्रोवाइड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको, फर्म को। अब फर्म प्रोवाइड करता है तो हाउस होल्ड इनकम रिसीव करता है, और जब इनकम रिसीव कर लिया वही गुड्स को जब खरीदना होता है किससे, प्रोड्यूसर सेक्टर, तो इनकम इसको ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज समझना है, शॉर्टकट क्या समझना है, देखिए ये क्या क्या, लेबर, लैंड और कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप दिया कि नहीं दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। और बदले में क्या दिया, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। क्लियर। उसी तरह यहाँ देखिए ये क्या देता है, देखिए यह गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोवाइड करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रवाह। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रवाह का मतलब रियल फ्लो, है ना, रियल फ्लो। और अब ये क्या दिया, ये सारा इनकम इसको दे देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। क्लियर। तो ऐसे चलते रहता है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक वह मात्रा होती है जो किसी एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। क्लियर। और प्रवाह मतलब फ्लो, फ्लो क्या होता है, निश्चित बिंदु पे नहीं मापते हैं, इसको एक टाइम पीरियड में मापते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में यूनिट को मापा जाता है, उसको हम लोग फ्लो कहते हैं, है ना। तो स्टॉक इज द क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्लियर।
अगला, इसे खास तारीख या समय पर मापा जाता है, इसे समय अवधि में मापा जाता है, पर डे, पर मंथ, पर ईयर में मापा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रहे हैं स्टॉक। ये क्या कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक्स है, ठीक है, स्थैतिक है। और ये क्या डायनेमिक है, मतलब गत्यात्मक है, परिवर्तन को दिखाता है। क्लियर? इट शोज द करंट पोजीशन और इट शोज द मूवमेंट ऑफ द चेंजेस। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे वेल्थ, धन, कैपिटल, पॉपुलेशन, स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सब सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें स्टॉक बोलते हैं। लेकिन बोलेंगे किसी का मंथली इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हुआ, ये एट ए टाइम ही नहीं होता, एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। इसको क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। ये किसी समय पर मौजूद कुल स्तर को दिखाता है और ये समय के साथ होने वाला परिवर्तन या गतिविधि को दिखाता है ना? एग्जाम्पल और अच्छी तरह से समझ लो। यदि आपके पास 50,000 रुपया है, कितना है? 50,000 रुपया जमा है, तो ये क्या आ गया? स्टॉक। अगर आपकी मासिक आय 10,000 है, महीना महीना 10,000 आ रहा है, तो ये क्या है? फ्लो है। क्लियर? स्टॉक का प्रवाह समझ में आ गया, एग्जाम के लिए जरूरी है। क्लियर? अब आगे फिर से समझिए अगला सवाल। राष्ट्रीय आय क्या है और इसे मापने की 3 विधियां की व्याख्या करें। व्हाट इज अ नेशनल इनकम? एक्सप्लेन द 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। आपको राष्ट्र आय के बारे में पूछा जाएगा और राष्ट्र आय को मापने के लिए 3 विधि क्या क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, है ना? देख लीजिए, नेशनल इनकम का मतलब क्या? तो नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश में जितने भी निवासी है उसके द्वारा अर्जित कुल आय को क्या बोलते हैं? राष्ट्र आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, है ना? राष्ट्र आय वह कुल मौद्रिक आय है जो किसी देश के निवासी द्वारा एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं उत्पादन से कारक लागत पर अर्जित की जाती है। इसे विदेश से शुद्ध कारक आय भी शामिल होती है, यानी विदेश से शुद्ध साधन आय जो वो भी शामिल होती है। सिर्फ नेशनल इनकम में सिर्फ देश के निवासी का इनकम होना चाहिए, विदेशी का नहीं। क्लियर? इसको क्या कैसे निकालते हैं वो अभी समझेंगे, बट इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। नेशनल इनकम बराबर क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपीएफसी में फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, और प्लस एनएफआईए को जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे, यानी आयात और निर्यात में घटा देंगे, जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनएफआईए, शुद्ध साधन आय। ठीक है? उस तरह भी निकाल सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनएफसी बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। इसको निकालने के लिए 3 विधि है। राष्ट्र आय को मापने के लिए कितना विधि है? 3 विधि है। वो 3 विधि को बड़ा प्यार से समझिए और देखिए कौन कौन सा 3 विधि है। आय विधि से, इनकम मेथड से भी राष्ट्र आय की माप कर सकते हैं। व्यय विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड से भी राष्ट्र आय की माप कर सकते हैं। और उत्पादन या मूल्य विधि से भी, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड से भी हम लोग राष्ट्र आय को माप सकते हैं। ठीक है ना? तो नेशनल इनकम से, आय विधि से, यानी नेशनल इनकम मेथड से हम लोग कैसे राष्ट्र आय को मापते हैं, तो देखिए इसमें क्या तरीका है। इस विधि में एक वर्ष में उत्पादन के सभी कारक द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्र आय ज्ञात की जाती है। इसका मतलब एक समझ लीजिए। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के जितना साधन होता है उसके द्वारा जितना आय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्र आय, है ना? उसमें क्या सिर्फ जोड़ देना है? विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है। देखिए, लैंड है, लैंड के बदले में अगर आप भूमि किसी को देते हैं तो आप किस रूप में इनकम कमाते हैं? तो रेंट के रूप में इनकम कमाते हैं, किराया के रूप में। अगर किसी कोई लेबर है या कोई भी सर्विस होल्डर है, वो कैसे कमाते हैं? तो वो वेजेस के रूप में, वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में कमाते हैं। और अगर किसी के पास पूंजी है, कैपिटल है, तो कहीं पे लगाता है या किसी को देता है, तो वो इंटरेस्ट के रूप में, इनकम जनरेट करता है ना? अगर कोई इंटरप्रेनरशिप है, क्या है? इंटरप्रेनरशिप है, यानी उद्यमी है, तो वो किस तरह लाभ कमाते हैं? वो प्रॉफिट के रूप में अपना इनकम कमाते हैं। इन सारे को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? NDPFC निकलेगा। फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? FC। अगर इसमें हम लोग विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, NFIO को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NNP बन जाएगा, FC बन जाएगा। इसी को बोलेंगे राष्ट्रीय आय। क्लियर?
वही विधि है। देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या। कंपोनेंट ऑफ घटक आय मेथड से निकालने के लिए क्या करना होगा, कर्मचारी का परिश्रमिक यानी वेतन मजदूरी बोनस को जोड़ दो, रेंट को जोड़ दो, भूमि या भवन का जो प्राप्त किराया उसको जोड़ दो, जितने भी पूंजी से प्राप्त ब्याज होता है उसको जोड़ दो, उद्यमी का लाभ को जोड़ दो, और मिश्रित आय जो भी है किसान दुकानदार आदि सबका आय को जोड़ दो, और लास्ट में किसका जोड़ देना, NFI विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। ये सारे आय का जो कलेक्शन है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कर। क्लियर। अब इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लो। अगला वही फॉर्मूला है, सम ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, जितने भी सबका फैक्टर को जोड़ दो और विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लो, जो बन जाएगा उसी को बोलेंगे नेशनल इनकम। क्लियर। अब देखो व्यय विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग राष्ट्रीय आय को कैसे निकाल सकते हैं। एक दोस्त बताओ, अगर यहाँ से इनकम मेरे पास आता है उस मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्या अगर हम खर्चा करेंगे, सारे को एक्सपेंडिचर करेंगे, सारे खर्च को जोड़ देंगे तो क्या मेरा इतना इनकम है देश का नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से होता है। आप कहाँ कहाँ खर्च करते हो देखो। इस विधि में एक वर्ष में वस्तु और सेवा पर किया गया अंतिम व्यय यानी अंतिम खर्च को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है ना। इस मेथड में कैसे निकाला जाता है, तो एडिंग ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। क्लियर। उसके थ्रू से भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, निजी अंतिम उपभोग आय को जोड़ो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, सरकार कितना खर्च कर रहा है उसको भी जोड़ दो। ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, यानी कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सा हम लोग संपत्ति बनाते हैं और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सारे को खर्चों को जोड़ लो। और नेट एक्सपोर्ट निकालो, क्या करो, आयात और निर्यात का कैलकुलेशन करके कितना खर्च हुआ उसको निकालो, और फिर NFI को भी जोड़ दो। इन सारे खर्चों को जो जोड़ देंगे तो खर्चा ही तो, मेरे पास जितना इनकम आया वही ना खर्चा किए, तो सारे खर्चा को जोड़ देंगे तो उस तरह से भी नेशनल इनकम निकल जाएगा। इन सारे फैक्टर है, इन सारे फैक्टर को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, है ना। तो देखो वही किए, क्या किए, PFCO को जोड़ देंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट मनी और NFIO को जोड़ देंगे तो बनेगा। तो हाँ, याद रखना इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को भी घटा देते हैं, या आगे हम लोग बताएंगे डिप्रिसिएशन क्या मूल्यह्रास, वो भी घटा देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स को भी घटा देंगे, और लास्ट में सब्सिडी को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब जो बनेगा उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। क्लियर। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड से। आगे समझिए प्रोडक्शन मेथड से समझेंगे राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं, उत्पादन या मूल्य विधि से कैसे निकाला जाता है। देखो ये विधि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या है, इस विधि में देश की घरेलू क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए मूल्य को जोड़कर हाँ निकाल देते हैं। जितना भी उत्पादन होता है देश में, उत्पादन विधि से जितना भी उत्पादन हुआ देश में सबका मूल्य जोड़ लो, तो जो मूल्य है वही इनकम है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, सारा का मूल्य जोड़ लो, फाइनल गुड्स का मूल्य जोड़ लो, जो इनकम बनेगा वही मेरा राष्ट्र निकल जाएगा, है ना। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है। तो मेरे देश में या कोई भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कहाँ से होता है मेरे दोस्त, तो होता है 3 क्षेत्र से। कहाँ कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ, सारे प्रोडक्शन को क्या करेंगे, उसका जो मूल्य को निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, उसका कितना मूल्य निकालेंगे, उस मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मूल्य को हम लोग बोलेंगे, उस मूल्य को बोलेंगे GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट में। अगर आप मार्केट प्राइस में निकालना चाहते हो मार्केट प्राइस में भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस में अगर निकालना चाहते हैं, जितना भी देश में प्रोडक्शन होता है, जितना भी देश में प्रोडक्शन होता है, उसका जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है उसको बोलेंगे मार्केट प्रोडक्शन, GDP एट मार्केट प्रोडक्शन। अगर इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, तो सरकार टैक्स लेती है, इस टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो जो बनेगा ना, कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे GDPFC बोलेंगे मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे, GDPFC बोलेंगे। और इसी GDPFC में अब सेकंड स्टेप में आइए, इसी GDPFC में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, किसको घटा देंगे, डिप्रिसिएशन को अगर घटा देते हैं तो अब जो बनेगा NDPFC बनेगा। क्या बनेगा, NDPFC बनेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा, है ना। और इसी NDPFC में अगर हम लोग क्या करते हैं,
एनडीपीएफसी में अब क्या कर देंगे, अब हम लोग जोड़ देंगे किसको, अब हम लोग जोड़ देते हैं किसको, एनएफआईओ को जोड़ देंगे तो जो बनेगा वो बनेगा एनएनपीएफसी बनेगा मेरे दोस्त। और एनएनपीएफसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर? हाँ, वही हो गया। एनडीपीएफसी में एनएफआई को जोड़ दो तो ये हो गया उत्पादन विधि से हम लोग निकाले। उत्पादन विधि से निकालने के लिए शॉर्टकट एक रिवीजन बता देता हूँ क्या होता है कि जितना भी सेक्टर है उन सेक्टर को पता करो। कौन सा सेक्टर, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर जहाँ जहाँ उत्पादन होता है उस उत्पादन को पता करो, उसका जो देश में सारे गुड एंड सर्विसेज का भी, सिर्फ गुड्स का नहीं, गुड एंड सर्विसेज सारा का मूल्य निकालो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपीएफसी। अगर मार्केट प्राइस में करते तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, जीडीपीएफसी बन जाएगा। और जीडीपीएफसी में हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटा दो, एनडीपीएफसी बन जाएगा। और एनडीपीएफसी में एनएफआईओ को जोड़ दो, जो बनेगा एनएनपीएफसी बनेगा। और एनएनपीएफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर? तो ये उत्पादन विधि से निकल गया। अगला आपके सामने एक सवाल है, कौन सा सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस में पूछे तो किस प्राइस में पूछे, मार्केट प्राइस में पूछे तो क्या होता है, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद वह बाजार मूल्य है जो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर में, यानी एक देश के भीतर में कितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, देश का नागरिक हो या गैर नागरिक, कितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू है उसी को क्या बोलेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो देखिए ये हो गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के भीतर में। और एक साल किसको मानते हैं, एक लेखा वर्ष किसको मानते हैं, अकाउंटिंग ईयर किसको मानते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी प्रोडक्शन होता है तो बोलेंगे एक साल का जीडीपी। क्लियर? इसका विशेषता देख लीजिए, सकल घरेलू की विशेषता देख लीजिए, फीचर देख लीजिए क्या है, जीडीपी में क्या शामिल करते हैं, ओनली 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 घरेलू सीमा के भीतर में क्या, घरेलू सीमा के भीतर में क्या क्या शामिल करते हैं, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, कोई भी उत्पादन कर रहा है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। जीडीपी में ऑलवेज एक्सप्रेस टर्म मनी, जीडीपी को वस्तु कितना केजी हुआ उसके वैल्यू टर्म में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, किसके टर्म में कैलकुलेशन करते हैं, तो मुद्रा के मूल्य, पैसा के रूप में हम लोग उसको शामिल करते हैं। जैसे भारत के जीडीपी कितना है, 4 ट्रिलियन, ट्रिलियन में पैसा के रूप में करते हैं, ये नहीं बोलते कि इतना केजी है, इतना केजी का प्रोडक्शन, वो नहीं, जिसका मौद्रिक वैल्यू है, मनी के टर्म में हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है ना। तीसरा विशेषता क्या है, जीडीपी का जब गणना करते हैं तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को हम लोग कॉल करते हैं ताकि हम लोग उसको डबल काउंटिंग से बचा जा सके। क्लियर? जैसे गेहूं का भी उत्पादन होता है, गेहूं से आटा बनता है, आटा से भी ब्रेड बनता है ना। तो हम लोग अलग अलग गेहूं का, अलग अलग आटा का, ब्रेड का ऐसे ऐसे उत्पादन नहीं करेंगे। जो अंतिम वस्तु बना ब्रेड, क्योंकि ब्रेड में भी क्या छुपा हुआ है, ब्रेड में भी क्या छुपा हुआ है, तो ब्रेड में आप पता करेंगे तो ब्रेड में भी आटा छुपा हुआ है और ब्रेड में ही गेहूं छुपा हुआ है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सारा निकल जाएगा ना। तो उस थ्रू से, उसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और जीडीपी में केवल रोटी का मूल्य को जोड़ा जाएगा, मतलब अंतिम वस्तु का मूल्य को जोड़ा जाएगा। क्लियर? अगला फीचर देख लीजिए, जीडीपी की गणना एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है। क्लियर? जीडीपी इज अ ग्रॉस कॉन्सेप्ट सो डिप्रिसिएशन इज नॉट डिटेल। जीडीपी क्या है, एक क्या है, सकल अवधारणा है, इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तब जाके हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, हाँ डिप्रिसिएशन, अच्छा डिप्रिसिएशन को नहीं घटाया जाता। क्लियर क्लियर, सॉरी। जब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक देश के भीतर में कितना सारा उत्पादन हुआ है, कौन कौन मिलकर, नागरिक और गैर नागरिक, एक साल के भीतर में, तो जो फाइनल गुड्स होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। मार्केट प्राइस में निकालते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। जी का मतलब होता है ग्रॉस, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। और डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। याद रखना इसमें ग्रॉस होता है, इसमें हम लोग माइनस नहीं करते हैं। अगर हम लोग जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डिप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, तो ये ग्रॉस किस में बदल जाएगा, नेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निकल जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो एक एक्स्ट्रा खर्च होता है। क्या, कौन सा खर्च होता है, अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीन में कुछ मशीन टूट फूट जाता है, कोई मशीन को फिर से न्यू लगाना होता है, तो ये सब कोई एक्स्ट्रा खर्च आता है।
इन एक्स्ट्रा खर्च को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगर जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो बचेगा ना, तो बचेगा, और क्या बचेगा, नेट बचेगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, तो डिप्रिसिएशन को इसमें क्या करते हैं, घटाते नहीं है, रहने देते हैं। जब हम लोग राष्ट्र आय निकालते हैं तब डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मैंने विशेषता के बाद साथ बता दिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। जीडीपी ही होती है किसी देश का आर्थिक वृद्धि की प्रगति को नापा जाता है। जीडीपी क्या दिखाता है, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जीडीपी से ही पता चलता है। क्लियर। आगे देखिए, आपके सामने एक सवाल है कि फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य को बताइए। तो देखिए, मुद्रा के कार्य को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक कार्य और दूसरा को बोलते हैं गौण कार्य या द्वितीयक कार्य। क्लियर। मेजर हम लोग माप के चलते हैं। तीसरा एक सहायक कार्य भी होता है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, मुद्रा के कार्य में क्या है, मुद्रा अर्थव्यवस्था में कई कार्य होते हैं, इन्हें प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य के में बांट के हम लोग पढ़ाई करते हैं। प्राथमिक कार्य में क्या क्या आता है, तो प्राथमिक कार्य में आता है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। क्या मानते हैं, पैसा का क्या काम है, पैसा का काम क्या है, विनिमय करना। पैसा का काम क्या है, विनिमय करना। तो इसको हम लोग प्राथमिक कार्य में मापते हैं। ठीक है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसका उपयोग वस्तु और सेवाओं को खरीद फरोख्त में किया जाता है। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो जाती है। क्लियर। जैसे एक किसान जो गेहूं बेचता है और उसे कपड़े खरीदता है, पैसा देता है, क्या करता है, कपड़े देता है, खरीदता है, तो विनिमय का माध्यम हो गया, विनिमय का कार्य हो गया। दूसरा काम देखिए, पैसा का दूसरा का काम क्या है कि ये मूल्य का माप करता है। पैसा से ही हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, माप कर सकते हैं, है ना। तो मुद्रा वस्तु क्या है, मुद्रा वस्तु और सेवा का मूल्य का मापने का समान इकाई का काम करते हैं। जैसे एक किताब का दाम 200 टका, 1 केजी का दाम 50 रुपया। तो क्या है, मुद्रा के थ्रू से किसी भी चीज का नाप कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया। अब देखिए, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, द्वितीयक कार्य क्या है। तो जैसे मूल्य का संचय, मनी कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज, मुद्रा को भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सकता है, ये धन के रूप में कार्य करता है ना। तो इसको हम लोग द्वितीय कार्य कहते हैं। मूल्य का संचय अगर स्टोर कर रख लेते हैं तो क्या सेकंड कार्य के रूप में होता है। आगे देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान का मान। मनी इज यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट लाइक लोन, वेजेस, रेंट। अगर पैसा है तो हम लोग आराम से लोन भी ले सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था क्या, बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। क्या गुड्स को आज कल के लिए, परसों यूज के लिए क्या हम लोग आज ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। लेकिन मनी को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं, है ना। तो वही बात बता रहा है। मुद्रा का उपयोग भविष्य में होने वाले भुगतान जैसे ऋण, मजदूरी, किराया, ईएमआई के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक। अगला देखिए, अगला क्या काम है, मूल्य का स्थानांतरण। अब मुद्रा है, जब पैसा आ गया तो मूल्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद होता है। इस घर को उठा के लेके नहीं जा सकते हैं रांची या कहीं दूर जगह में, ठीक है, लेकिन इस घर को बेचकर जो मूल्य आया उस मूल्य को ले जाके वहां दूसरा घर बना सकते हैं। ये कर सकते हैं, जिसको हम लोग मूल्य का स्थानांतरण की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्या हो गया, द्वितीय कार्य हो गया। क्लियर। तो समझ में आ गया मुद्रा का कार्य क्या क्या है। तो एक है प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीय कार्य। क्लियर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जिसको लेना है ले सकते हैं। एक, अब देखिए अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, आप पैसा का मांग क्यों करते हो, वाई इज मनी डिमांडेड, पैसा का मांग क्यों किया जाता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको बता देना चाहता हूँ कि मुद्रा का मांग क्यों किया जाता है। और आपने दैनिक व्यवहार में भी आप समझते हैं कि क्यों मांग किया जाता है। पहले इसको समझिए कि मुद्रा का मांग का मतलब क्या होता है। मुद्रा का मांग का आशा है लोगों की उस इच्छा से है जिसमें अपने संपत्ति को नगद रूप में, कैश रूप में रखना पसंद करते हैं, ना कि उसे बॉन्ड, शेयर या अन्य परिसंपत्ति में निवेश करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को तरलता पसंदीदा कहा जाता है या मुद्रा की मांग कहा जाता है ना। मुद्रा की मांग किन से बोलता है कि मुद्रा का मांग ना अर्थव्यवस्था में तीन तरीका से लोग करते हैं, तीन कारण से पैसा का मांग करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा कारण है। देखिए, पहला कारण है
कि वह डेली लेन-देन के उद्देश्य से पैसा का माँग करते हैं। ट्रांज़ैक्शन मोटिव डेली लेन-देन के लिए, खर्चा पानी के लिए, वस्तु के दैनिक जीवन में जो-जो ज़रूरत होता है, उसके लिए लेन-देन के लिए क्या करते हैं? मुद्रा की माँग करते हैं, ठीक है? भोजन, कपड़ा, परिवहन, शिक्षा आदि के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसका लेन-देन के लिए माँग करते हैं, है ना? आगे देखिए, दूसरा बताता है कि वह प्रिकॉशनरी मोटिव सावधानी उद्देश्य के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे लोग में अनिश्चित काल में कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, बीमार हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग पैसा बचाकर अपने पास कैश में रखना चाहते हैं, दुर्घटना अचानक ज़रूरत को कुछ पैसा बचा कर रखते हैं, इससे उनसे सुरक्षा की भावना मिलती है। क्लियर? और तीसरा कारण क्या है? पैसा का उद्देश्य माँगने का उद्देश्य सट्टा उद्देश्य करने के लिए। इसके लिए स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए करते हैं। लोग भविष्य में लाभ कमाने के अवसर का लाभ उठाने के लिए मुद्रा अपने पास रखते हैं, विशेषकर ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण। जब ब्याज दर कम होती है, लोग पैसा नगद रखते हैं और सही समय आने पर क्या करते हैं? निवेश करते हैं। या शेयर मार्केट के लिए, ठीक है? इसको हम लोग सट्टा उद्देश्य के लिए करते हैं। ये सब के लिए हम लोग पैसा की माँग करते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया मुद्रा की माँग 3 कारण से करते हैं। ये बात किसने बताया? ये बात किन्स ने बताया। किसने बताया? किन्स ने बताया। अगला सवाल, मुद्रा की पूर्ति से क्या समझते हैं? ठीक है? तो देखिए, मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक, पैसा का स्टॉक। और कैसा स्टॉक? जो जनता खर्च कर सकती है, जो जनता दैनिक जीवन में क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है, चला सकती है, उसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है? मनी सप्लाई क्या है? तो देखिए, मनी सप्लाई इज़ द मनी सप्लाई ऑफ ए कंट्री मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मुद्रा पूर्ति साशा है उस कुल मुद्रा भंडार से है जो किसी निश्चित समय पर जनता के पास खर्च करने योग्य के रूप में उपलब्ध होता है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई का मतलब समझ में आया? एक स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? जो जनता खर्च कर सकती है ना, तो हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। ध्यान देने बात यह है कि जो सरकार और केंद्र बैंक या वाणिज्यिक बैंक के पास जो रखी नगद मुद्रा है, वह नकदी है, जो कैश है, वह मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई में शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो जनता के बीच प्रचलन में नहीं होता है, वो तो उसके पास जमा ना हो, इसलिए। क्लियर? अब देखिए, अब हम कैसे समझेंगे कि हमारे देश में मुद्रा आपूर्ति, हम कैसे समझें कि मनी सप्लाई जो होता है वो कितना है, यानी स्टॉक कितना है। तो उसके लिए केंद्रीय बैंक 4 प्रकार के तरीका है जिससे मनी सप्लाई की माप कर सकते हैं, ठीक है? उन 4 तरीका को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक? तो समझ लीजिए क्या है? हाँ, देखिए, जो जमा होती है, डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट लाइक करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट व्हिच कैन बी विथड्रॉ एनी टाइम। जो पैसा हम लोग एनी टाइम निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग मनी सप्लाई के अंदर रखेंगे, ठीक है? और जो डेली हम लोग यूज में नहीं रख सकते हैं, यूज में जो नहीं कर सकते, उसको मनी सप्लाई में नहीं रखेंगे। क्लियर? मांग जमा, जैसे चालू और बचत खाते की जमा राशि किसी समय चेक ड्राफ्ट एटीएम आदि से निकाल सकते हैं, उसको हम लोग रखते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अब इसको कैसे जानेंगे कि हमारे देश में मनी सप्लाई कितना है, यानी कितना रुपया है जो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, लेन देन के लिए कर सकते हैं। तो केंद्र बैंक जो होती है वो 4 प्रकार के बक्सा देती है, बोलती देखो ये 4 प्रकार का बक्सा है ना, इसी को हम लोग मनी सप्लाई के अंतर्गत रखेंगे, इसी को हम लोग स्टॉक बोलेंगे। इसका नाम दे दिया, इस ये बक्सा का नाम है M1, ये बक्सा का नाम है M2 और ये बक्सा का नाम है M3 और ये बक्सा का नाम क्या है? M4। 4 प्रकार का बक्सा डिनोट कर दिया है, और इस बक्सा को अगर कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको M1 को जोड़ेंगे, M2 को जोड़ेंगे, M3 को जोड़ेंगे, M4 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे तो बता देंगे हमारे देश में कितना मनी सप्लाई, कितना स्टॉक है जो जनता खर्च कर सकती है। क्लियर? तो देखिए, पहला M1, पहला बक्सा में क्या है? द मोस्ट लिक्विड फ्रॉम अ मनी कैन बी स्पेंड इजिली। ऐसा बक्सा जिसमें लोग आसानी से उसको खर्च कर सकते हैं। इसमें कौन सा पैसा है? करेंसी विद द पब्लिक, जो जनता का पैसा है, नोट्स है या कॉइन है, वो जनता का पैसा है, इस बक्सा में रखेंगे। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, जो पैसा जनता जो बैंक में जो जमा रखती है, जिसको आसानी से निकाल सकते हैं। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट होती है, ये सारे पैसा जो होती है आसानी से खर्च कर सकते हैं ना, इसको हम लोग M1 वाला बक्सा में रखते हैं। M2 वाले बक्से में क्या रखते हैं? तो M1 का सारा पैसा, M1 का सारा पैसा और M1 का सारा पैसा और जितना भी डिपॉजिट है किसमें? पोस्ट ऑफिस में, उन सारे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? M2 वाले बक्सा का कितना मनी आ गया। M3 वाले बक्सा का मतलब क्या हो गया? जितना भी M1 का पैसा है, जितना भी M1 का पैसा है,
और टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स, बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, इन सारे पैसा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, M3 वाले बक्सा का पैसा, है ना। और M4 वाले बक्सा का पैसा का मतलब क्या, M3 का सारा पैसा और ऑल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस का सभी पैसा को अगर जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा M4 वाले बक्सा, है ना। M1 M2 M3 M4 ही क्या बताता है, मनी सप्लाई बताता है, यानी इतना ही पैसा है जो जनता खर्च कर सकती है। क्लियर, इसको बोलेंगे मनी सप्लाई। अगला आपके सामने प्रश्न कौन सा है, वाणिज्यिक बैंक यानी केंद्र बैंक में स्पष्ट करें, वाणिज्य बैंक का और केंद्र बैंक में स्पष्ट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में, है ना। तो देखिए हम लोग 10 नंबर सवाल तक में आ गए। मजा आ रहा है ना, मजा ना भी आए तो फिर भी इसको करके जाना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलिए फिर से शुरू कीजिए। क्या है, सेंट्रल बैंक यानी केंद्र बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं, कमर्शियल बैंक उस बैंक को बोलते हैं जो जनता के साथ व्यापार करती। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या जनता के साथ व्यापार करती है, नहीं करती, वो सरकार का बैंक होता है ना। तो देखिए सेंट्रल बैंक यानी केंद्र बैंक जो होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो देश में सेंट्रल बैंक क्या करती है, देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है जो मनी सप्लाई, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को ये कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन ये क्या करती है, ये जनता से जमा स्वीकार करती है और ऋण व अन्य बैंक सेवाएं देती है। केंद्र बैंक भारत में एक ही है जिसको बोलते हैं RBI, और वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है बहुत सारा बैंक है, SBI, HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक बोलेंगे कमर्शियल बैंक, है ना। हाँ, जो RBI है जो सेंट्रल बैंक है सरकार के कंट्रोल में रहती है, सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। और ये जो सारी जो होती है ये किसका होती है, पब्लिक के कंट्रोल में होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के कंट्रोल में। निजी बैंक भी होती है उसको हम लोग रखते हैं कमर्शियल बैंक में। सेंट्रल बैंक क्या काम करती है, मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी वगैरह ये सब वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। ये सब काम किसका, सेंट्रल बैंक का। और ये क्या काम करती है, ये सिर्फ का सिर्फ जमा स्वीकार करती है, ऋण देती है, चेक जारी करती है, यही सब काम होता है किसका, व्यापारिक बैंक का। फिर देख लीजिए ये, हाँ, जो सेंट्रल बैंक है ये आर्थिक स्थिरता के लिए कार्य करता है, ये लाभ कमाने के लिए नहीं काम करता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से कमर्शियल बैंक जो व्यापारी बैंक होता है वो पूर्ण रूप से लाभ कमाने के लिए काम करता है ना। केंद्रीय बैंक नोट जारी कर सकता है, ये नोट जारी नहीं कर सकता। वाणिज्यिक बैंक का नियमन और निरीक्षण करता है, कौन करता है, यही जो सेंट्रल बैंक है, यही बैंक इसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर, और ये किसके अधीन में काम करता है, ये सेंट्रल बैंक के अधीन में काम की बात है। अगला वाणिज्य बैंक का काम पूछा गया है, जो कमर्शियल बैंक है उसका फंक्शन के बारे में बताओ। कमर्शियल बैंक का कौन कौन सा फंक्शन है, आपको पूछा जाएगा कमर्शियल बैंक का क्या क्या काम है, तो आप देख लो कमर्शियल बैंक का क्या काम है, पैसा को जमा करना, ऋण देना, दो काम तो मेन काम है। और भी बहुत सारा काम है, ये विकास के लिए भी काम करता है ना। ये क्या काम करता है, विकास के लिए भी काम करता है। देख लो और कौन कौन सा काम है। तो पहला काम क्या है, जमा स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, जमा भी चार प्रकार का जमा स्वीकार करता है, कौन कौन सा जमा, करंट डिपॉजिट अकाउंट में करंट जमा लेता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में बचत खाता में भी जमा लेता है, फिक्स्ड डिपॉजिट वो भी जमा लेता है, रिकरिंग डिपॉजिट वो भी जो आवर्ती जमा जैसे हर महीना महीना दे दो और साल साल में दे दो वो भी जमा लेता है। तो ये चार प्रकार के जमा स्वीकार करता है कौन, कमर्शियल बैंक, है ना। और जो लोन देता है ये भी चार प्रकार का लोन देता है, कौन कौन सा लोन देता है, तो कैश क्रेडिट लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन और एडवांस ऋण और अग्रिम वाला भी देता है, और डिस्काउंट ऑफ बिलों में छूट देकर भी क्या देता है, लोन के कैटेगरी में रखते हैं, जो चार प्रकार के लोन के बारे में बात करता है। क्लियर। देखिए व्यापारिक बैंक एजेंसी की तरह भी काम कर सकता है, जैसे बैंक ग्राहकों को एजेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे चेक बिल की वसूली, ठीक है। हाँ, एजेंट के रूप में काम कर, बिल का भुगतान कर। बैंक का काम क्या, हमको बिल पेमेंट करना है तो हम बैंक के थ्रू से भी कटवा देते हैं, रिचार्ज करना है तो बैंक के थ्रू से कटवा देते हैं। तो ये एजेंसी की तरह काम कर रहा है ना, तो वो भी हम उसको व्यापारिक बैंक के काम में डिनोट कर लिए। और व्यापारिक बैंक और भी सामान्य उपयोगी की तरह भी काम कर सकता है, और वो भी सेवाएं देता है, जैसे कि UPI मेरा सुविधा करता है, लोकर सुविधा मेरा फैसिलिटी रखता है बैंक में, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सारे कौन सुविधा प्रदान करता है, बैंक ही तो करता है ना, व्यापारिक बैंक, तो ये सब उसका काम है।
विकासात्मक कार्य के अंतर्गत भी देखते हैं कि कृषि के लिए किसान को लोन देता है, होम लोन देता है, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए भी कुछ कुछ काम करते रहता है, सरकारी योजना में सहायता करता है। कौन? व्यापारिक बैंक। ये सब विकासात्मक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? व्हाट इज द वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम क्या है और इसका जो खामियां है, इसका जो ड्रॉबैक्स है उसको बताइए। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के मतलब वस्तु का, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ अदला बदली, वो भी बिना पैसा के माध्यम से, उसी को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्राचीन विनिमय पद्धति है जिसमें बिना मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तु और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता है। अभी ऐसा होता है कि तो ही एक वस्तु दूसरा वस्तु पैसा दो तब कोई सामान ले, है ना? अभी बार्टर सिस्टम उतना काम नहीं चलता है। क्यों नहीं काम चलता है? उसी चीज को समझिए, क्या क्या उसका कमियां है बार्टर सिस्टम का। तो देखिए, बार्टर सिस्टम का क्या क्या कमियां है। तो बार्टर सिस्टम में पहला कमियां क्या है कि विनिमय एक्सचेंज तभी हो सकता है, तभी संभव है जब दोनों को एक दूसरे की वस्तु चाहिए, तो ही ना बार्टर सिस्टम काम करेगा। अगला देखिए, मूल्य को मापने का कोई सामान्य इकाई नहीं होता है बार्टर सिस्टम में। कोई सामान्य इकाई नहीं होता, लेकिन पैसा के थ्रू से हम किसी भी वस्तु का मूल्य को माप सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में वस्तु का वस्तु के साथ कैसे नाप सकेंगे? और क्या समस्या आता है बार्टर सिस्टम में? इसमें बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कुछ वस्तु जल्दी खराब हो जाती है, तो इसको हम लोग संग्रह करके नहीं रख सकते, लेकिन पैसा को संग्रह करके रख सकते हैं, है ना? और देखिए, कुछ वस्तुएं बांटी भी नहीं जा सकती, ये भी तो समस्या है ना बार्टर सिस्टम का। वस्तु को हम बांट नहीं सकते हैं, तो अदला बदली कैसे करेंगे? हमको इतना सा ही चीज चाहिए, इतना सा चीज चाहिए तो उतने सा चीज चाहिए, है ना? ज्यादा लेंगे तो खराब हो जाएगा, तो उतना वस्तु हम कैसे काट के दे सकते हैं? तो वो होता है। जैसे गाय, गाय को हम कैसे बांट सकते हैं? मेरे पास गाय है और हमको चाहिए कोई भी छोटा सा सामान चाहिए, एक बोरा चावल चाहिए, इतना बड़ा गाय को हम एक बोरा चावल के लिए कैसे दे सकते हैं? अब कैसे काटा कटी हुआ, तो ये दिक्कत है। तो ये है बार्टर सिस्टम में खामियां। और देखिए, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना भी कठिन और महंगा होता है, ये भी बार्टर सिस्टम में खामियां। ऋण, मजदूरी या किराए के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें बार्टर सिस्टम इन्हें सारे पैसा आके मुद्रा के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अभी बार्टर सिस्टम प्रणाली चलता है क्या? एक आपके क्वेश्चन है, मितव्ययिता के विरोधाभास से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी? जो आपको एग्जाम में, पिछले साल एग्जाम में, यानी 24 के आसपास, 2024 में ये सवाल पूछा गया था, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? आसान समझिए, बिल्कुल आसान समझिए, क्या है मितव्ययिता का विरोधाभास? आप क्या करेंगे? मनी को अधिक से अधिक सेविंग करेंगे। मनी को क्या करेंगे? अधिक से अधिक सेविंग करेंगे, खर्च करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? खर्च करेंगे ही नहीं, सेविंग में दिमाग लगाएंगे, अधिक से अधिक सेविंग करेंगे। तो बताओ, अधिक से अधिक सेविंग करेंगे, आप खर्च करेंगे ही नहीं, खर्च करेंगे ही नहीं, एक्सपेंडिचर करेंगे ही नहीं, खर्च करेंगे ही नहीं, तो किसी भी गुड्स का डिमांड क्या होगा? डिमांड, खर्च नहीं करेंगे मतलब डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी भी गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और डिमांड घट जाएगा, तो बताओ, फैक्ट्री वाला देखेगा कि गुड्स का डिमांड है नहीं, तो क्या वो प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा। प्रोडक्शन घट जाएगा, अब प्रोडक्शन घट जाएगा तो लोगों का इनकम होगा क्या? यानी रोजगार भी घट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी लोग बेरोजगार हो जाएगा। अब लोग बेरोजगार हो जाएगा तो लोग का पास इनकम आएगा कि घटेगा? इनकम और घट जाएगा। तो इनकम घट जाएगा, यानी देश का भी इनकम घट जाएगा। देश का भी इनकम घट जाएगा तो पूरा इकोनॉमी क्या होगा? चरमरा जाएगा। इकोनॉमी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, पिंक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्योरी। सेविंग ज्यादा से ज्यादा करने से पूरा इकोनॉमी खराब हो जाता है ना? तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ, क्या कहते हैं? थ्रिफ्ट बोलते हैं, है ना? जब अर्थव्यवस्था में सभी लोग एक स्थान एक साथ बचत बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कुल उपभोग घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र आय, कुल बचत दोनों कम हो जाता है। और इस स्थिति को ही मितव्ययिता के विरोधाभास कहा जाता है। क्लियर? क्यों 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 ऐसा होता है? देखो, लोग अधिक बचत करने के लिए खर्च कम कर देते हैं। खर्च कम करने से कुल मांग घट जाती है। मांग घटने पर उत्पादन कम हो जाता है, और उत्पादन घटने से आय कम हो जाती है, और आय घटने के कारण कुल बचत भी कम हो जाता है, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसी थ्योरी को क्या कहते हैं? मितव्ययिता।
क्लियर। अब आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट। देखो, बजट का एक संगठक है। क्या है? बजट का क्या क्या संगठक होता है? देखो, एक होता है राजस्व प्राप्ति, है ना, पूंजीगत प्राप्ति। उसी तरह राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। सरकार का ऐसा खर्चा, ऐसा व्यय जिससे कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता और ना ही उसका देता यानी दायित्व कम होता, ऐसा व्यय को राजस्व व्यय बोलते हैं। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट, ऐसा सरकार का खर्चा, ऐसा व्यय जिससे कुछ ना कुछ संपत्ति बनता है या मेरा लोन वगैरह घटता है, तो दायित्व घटता है, उसको हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। क्लियर? तो यही सेम बातें लिखा हुआ है, अब इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। अगला आपके सामने क्या प्रश्न है? संतुलित बजट से क्या समझते? तो संतुलित बजट का मतलब क्या? पहले बजट का मतलब समझो। जितना बजट का मतलब क्या? सरकार का अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय का हिसाब किताब को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। सरकार का जितना आय आ रहा है, अगर हम उतना ही खर्च करेंगे तो ऐसा बजट को क्या कहेंगे? संतुलित बजट। क्या कहेंगे? सरकार का अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय अगर बराबर बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं। अर्थात सरकार के एक वित्त वर्ष में जितना अनुमानित आय प्राप्त करती है उतना के बराबर ही खर्च करती है, ऐसा बजट को संतुलित बजट कहते हैं। यदि 100 करोड़ आय कमाई सरकार अनुमानित आय है और 100 करोड़ ही खर्च करती है, ऐसा बजट को संतुलित बजट कहते हैं। आगे देखिए, सामूहिक मांग किसको कहते हैं? सामूहिक मांग का मतलब क्या होता है? एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में जितना भी वस्तु और जितना भी सेवाएं का मांग हो रहा है, कौन कौन मांग कर रहा है? सरकार भी मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं, यानी निजी व्यक्ति भी मांग कर रहे हैं, जितना कोई भी मांग कर रहा है एक देश में, विदेश वाला भी मांग कर रहा है, सारे मांग को हम लोग क्या मांग करते हैं? समग्र मांग करते हैं, कुल मांग करते हैं। सिंपल बात। एक अर्थव्यवस्था में, समझिए, एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का संपूर्ण मांग को क्या कहते हैं? सामूहिक मांग कहते हैं, है ना। एक अर्थव्यवस्था में, और इस मांग को कुल व्यय के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसमें डिनोट करते हैं, कुल व्यय के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। दूसरे शब्द में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कुल वस्तुएं, कपड़ा, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी हो, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन खरीदते हैं, इन सब की कुल मांग को ही क्या कहते हैं? सामूहिक मांग कहते हैं। समूह मांग का मतलब उपभोग के लिए मांग करता है और निवेश के लिए मांग करता है। इस सारे मांग को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कुल समग्र मांग, गेट डिमांड। क्लियर? अब आगे अगला आपके सामने, कर का मतलब समझिए। कर क्या कहते हैं? कर से क्या समझते हैं? कर के प्रकार को भी बताइए। कौन कौन सा कर? डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, कर का मतलब क्या, टैक्स का मतलब क्या? तो टैक्स क्या है? टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जिस हमको सरकार को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? सरकार को देना पड़ता है। किस लिए सरकार लेती है हमसे टैक्स? ताकि सरकार टैक्स लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी को तथा पर्यावरण सभी को क्या कर सके? उस पर खर्च कर सके और संतुलन बनाए रख सके, है ना, इन सब का विकास कर सके। इस सब के लिए सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है हम लोग की। ये एक अनिवार्य भुगतान है, नेसेसरी पेमेंट है। नेसेसरी क्या है? पेमेंट है, जो किसको देना पड़ता है? जो व्यक्ति द्वारा किसको देना पड़ता है? तो फॉर्म को, व्यक्ति या फॉर्म द्वारा किसको देना पड़ता है? सरकार को दिया जाता है। लेकिन करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ मिलता है क्या? करदाता को कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि देश की सरकार इसलिए कर वसूलती है ताकि वह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे सके, इसलिए सरकार टैक्स लेती है। और टैक्स देखो, दो प्रकार का टैक्स होती है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष टैक्स, एक को बोलते हैं गैर मतलब कि कौन सा टैक्स? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं? वह कर जो सीधे किसको? व्यक्ति द्वारा। किसको बोलते हैं? सीधे व्यक्ति या फर्म द्वारा आय या संपत्ति पर लगाया जाता है और जिसे करदाता सीधे सरकार को देता है। ये कर अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जाता है। आय कर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ, ये सारे जो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? इंग्लिश में भी है,
तो देख लो आप एक बार। अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं? ये वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है। ये हम सीधा सरकार को नहीं देते, वस्तु को सेवा खरीदते हैं और उसके माध्यम से हम दुकानदार दुकानदार, बड़ा फैक्ट्री फैक्ट्री, फिर उस तरह से सरकार के पास पहुंचती है। वैसा कर को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर, जिसको बिक्री कर है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगला समझिए, चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करे। डिफरेंशिएशन बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चालू खाता किसको बोलते हैं? तो चालू खाता वह खाता होती है जिसमें किसी देश और अन्य देशों के बीच वस्तु और सेवाओं तथा आय का एक तरफा हस्तांतरण और संबंधी लेन देन होता है। तो भाई क्या है? ऐसा खाता जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं विदेश के साथ। किसके लेन देन करते हैं? एक देश दूसरा देश के साथ लेन देन करता है ना, उस तो ऐसा खाता जिसमें वस्तु का भी लेन देन, सेवा का भी लेन देन, इनकम का भी लेन देन, और जो ट्रांसफर, जो एक तरफा जो हस्तांतरण है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग डिनोट करते हैं। ऐसा खाता को चालू खाता कहते हैं। लेकिन एक और खाता आता है पूंजी खाता। तो पूंजी खाता में किसका? सिर्फ पूंजी का लेन देन होता है। कैसा पूंजी का? तो एफडीआई का हो गया, कोई फॉरेन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ गया, को लेते हैं। ये सारे को क्या कहते हैं? पूंजी खाता में डिनोट करते हैं। वस्तु का निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात आयात, ये सब जो है विदेशी प्राप्त आय, ये सब का किसमें? चालू खाता में नोट करते हैं। तो हम लोग करंट अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर? और दूसरा एक खाता होता है, कौन सा? पूंजी खाता। तो पूंजी खाता में क्या डिनोट करते हैं? किसी भी देश और विदेश के बीच पूंजी प्रवाह से संबंधित लेन देन का दर्ज करता है। विदेशी निवेश, अगर हम ऋण लेते हैं तो कौन सा खाता में नोट होगा? पूंजी खाता में, कैपिटल अकाउंट में। उधार, शेयर, बॉन्ड, विदेशी मुद्रा भंडार परिवर्तन शामिल होता है किसमें? पूंजी खाता में होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी ऋण, उधार, शेयर, बॉन्ड खरीद बिक्री, ये सब पूंजी खाता का लेन देन। तो अब इसको भी एक बार देख लेना। चालू खाता का मतलब वस्तु, सेवा, आय, हस्तांतरण का लेन देन। पूंजी का मतलब निवेश, ऋण, परिसंपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार का लेन देन। अब देखिए आगे आपके सामने एक सवाल है, अवमूल्यन और मुद्रा का अवमूल्यन और, अच्छा, डिप्रिसिएशन। अब इंग्लिश में देख लो, कंफ्यूजन हो जाओगे। डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन से क्या समझते हैं? डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अब इसका हिंदी आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है? देखिए इसका हिंदी हमको उतना अच्छा से नहीं पता, बट इंग्लिश में बता देना चाहता हूँ। एक होता है डिप्रिसिएशन। क्या होता है? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। और एक होता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। ये दोनों जो होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? मनी का जो वैल्यू है, मनी का वैल्यू को कम होना ही डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन कहते हैं। किसी देश का करेंसी, किसी देश का मनी का वैल्यू गिर कम होना, मेन्यू का वैल्यू कम करना ही क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अगर 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 बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा किसी देश के मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगर सरकार किसी देश की करेंसी का वैल्यू गिराती है, अगर गवर्नमेंट किसी देश का करेंसी का मूल्य को गिराती है, तो उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। क्लियर? एक होता है डिप्रिसिएशन, एक होता है डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन और एक अधिमूल्यन करके होता होगा कुछ। तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? मनी वैल्यू गिर जाना। किस, अगर डिमांड, मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई के थ्रू से अगर किसी देश का मनी का करेंसी वैल्यू गिर जाता है, डिप्रिसिएशन। अगर गवर्नमेंट किसी देश की करेंसी का वैल्यू को गिराती है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिवैल्यूएशन। क्लियर? तो एक बार पढ़ लो क्या है। और डिप्रिसिएशन का मतलब जब बाजार की मांग और पूर्ति के कारण किसी देश की मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसको बोलेंगे। यह विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के कारण होता है। क्लियर? इसमें विनिमय दर प्रणाली, एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू से होता है। यह लचीला विनिमय दर प्रणाली में होता है। अच्छा, विनिमय दर क्या होता है अभी बताएंगे। तो विनिमय दर का बहुत सारा टाइप है। एक टाइप है क्या है? लचीला विनिमय दर प्रणाली। तो लचीला विनिमय दर में डिप्रिसिएशन होता है। क्लियर? और ये स्वतः और अनियोजित होता है। ये स्वतः होता है, कभी भी डिमांड और सप्लाई के थ्रू से घट और बढ़ सकता है। ठीक?
जैसे 70 रुपया पर डॉलर, बाजार कारणों से 70 रुपया पर डॉलर से 75 रुपये पर डॉलर हो जाता है, तो 70 रुपया में $1 देना पड़ता था, लेकिन अब हमें कितना देना पड़ेगा, 75 रुपया में $1 देना पड़ेगा। तो मुद्रा का वैल्यू क्या होगा, गिर गया। किसके थ्रू से, डिमांड और सप्लाई के थ्रू से, मनी का डिमांड और सप्लाई के थ्रू से अगर हो जाता है तो डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन में क्या होगा कि मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है, मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है, लेकिन इसमें किसमें सरकार जानबूझकर मुद्रा का मूल्य को घटाती है, उसको डिवैल्यूएशन करते हैं। ये सरकार या केंद्र बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। वो कैसा होता है, लचीला विनिमय दर प्रणाली में, ये होगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। क्लियर। और ये योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर किया जाता है। क्यों किया जाता है, निर्यात बढ़ाने के लिए, भुगतान संतुलन सुधारने के लिए किया जाता है। क्लियर। उदाहरण के लिए देखो, वही बात है, सरकार द्वारा घोषित 70 रुपये प्रति डॉलर को 75 रुपये पर डॉलर कर देना, तो क्या बोले, अगर सरकार करेगा तो डिवैल्यूएशन। क्लियर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए। हाँ, विनिमय दर से क्या समझते हैं, आसान आसान आसान, कुछ भी नहीं, आप लोग देख लेना पीडीएफ में। विनिमय दर से का मतलब क्या होता है, विनिमय, अच्छा, विनिमय दर का मतलब क्या होता है, एक देश का करेंसी दूसरा देश का करेंसी का जो अदला बदली होता है, किस रेट पे होता है, किस दर पे अदला बदली होता है, उसको विनिमय दर कहते हैं। मतलब हमको डॉलर चाहिए, $1 चाहिए, हमको पता है $1 के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, अभी 80 रुपया या 85 रुपया, 90 रुपया। $1 के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, इस दर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विनिमय दर बोलेंगे। तो विनिमय दर क्या है, तो विनिमय दर क्या है, तो विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के बदले में कितना, अर्थात ये बताती कि एक इकाई विदेशी मुद्रा के बदले में हमें अपने मुद्रा की कितनी इकाई देनी होगी, तो क्या कहेंगे, विनिमय दर। देख लेना आप लोग। अगला देखो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या समझती है, तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली वह होती है जो किसी देश की मुद्रा का मूल्य उसकी सरकार या केंद्र बैंक तय करता है, तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। और एक होता है लचीला या फ्लेक्सिबल, जिसको बोलते हैं, या प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होती, क्या होती है, मुद्रा का मांग और मुद्रा के पूर्ति के थ्रू से होता है। अभी ये पहले समझ लो, ये क्या होता है, इसमें सरकार तय करती है, उसको हम लोग कहेंगे स्थिर विनिमय दर प्रणाली। अगर लचीला या परिवर्तनशील या तैरती विनिमय दर प्रणाली क्या है, तो इसमें यह विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, इस विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, यह विनिमय दर जिसमें विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। किसका मांग और पूर्ति, तो मुद्रा का मांग और पूर्ति के थ्रू से अगर किसी देश का मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण होता है, उसको हम लोग बोलेंगे लचीली या तैरती विनिमय दर प्रणाली। इसमें सरकार या केंद्र बैंक विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता है, कौन करता है, स्वतः परिवर्तन होते रहता है, किसके थ्रू से, मांग और पूर्ति के थ्रू से। क्लियर। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, देखो कैसे होता है, कैसे होता है विनिमय दर का निर्धारण। डायग्राम में देखो, जहाँ पे मुद्रा का मांग और जहाँ पे मुद्रा का पूर्ति कट जाता है, जिस पॉइंट में कट जाता है वहीं पे क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लो, उसके बाद फिर से आएंगे डिटेल के लिए। क्या है कि संतुलित विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की मांग और मुद्रा की विदेशी मुद्रा आपूर्ति विदेशी मुद्रा बाजार में समान होता है। इसमें विदेशी मुद्रा का संतुलित स्थिति कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मुख्यतः बाजार की शक्ति, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मांग, विदेशी पैसा, हम लोग का देश का मुद्रा का मांग क्यों किया जाता है, या कोई भी देश का पैसा का मांग क्यों किया जाता है, देश में विदेशी मुद्रा की मांग मुख्यतः निम्न कारण से होता है। वस्तु और सेवा का आयात करने के लिए, विदेशी यात्रा और शिक्षा के लिए, हमको कहीं पढ़ना है, कहीं विदेश जाना है तो विदेशी पैसा चाहिए ना, विदेश में ब्याज और ऋण का भुगतान करने के लिए, विदेशी निवेश करने के लिए। यदि विदेशी मुद्रा की कीमत, विनिमय दर बढ़ती है तो विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएगी, और जिससे मुद्रा की मांग घटेगी, जिससे मांग वक्र क्या हो जाएगा, नीचे ढलान वाला होता है। आगे, सप्लाई, मुद्रा का पूर्ति क्यों किया जाता है, हम लोग क्यों होता है पैसा, सप्लाई क्यों होता है, तो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निम्न कारण से, क्या, वस्तु और सेवा निर्यात करने के लिए, क्या करने के लिए, निर्यात करते हैं, तो क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति होता है। या विदेशी निवेश करते हैं, तो एक देश से
अगर हमको कहीं इन्वेस्ट करना है तो इस देश से पैसा क्या जाएगा, सप्लाई पूर्ति हो जाएगा। या पर्यटन या विदेशी अगर घूमना है तो हम लोग का देश का पैसा कहाँ जाएगा, जाएगा बाहर। इसलिए हम लोग क्या होता है देखो दोस्तों, क्या है सवाल कि पूर्ति क्यों होता है, पैसा का पूर्ति क्यों होता है, मुद्रा का पूर्ति क्यों होता है, क्या क्या कारण है। अगर हमको वस्तु मंगाना है, निर्यात करना है तो पैसा पूर्ति होगा, मनी का सप्लाई होगा। विदेश में निवेश करना है तो मनी सप्लाई होगा। पर्यटन या विदेश परिवेश घूमना है तो होगा, तो उसके लिए किया जाता है मनी सप्लाई। यदि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है, फिर देखो क्या है, यदि विदेशी मुद्रा की यदि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है, निर्यात सस्ता और आकर्षक हो जाता है, इससे आपूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए आपूर्ति वक्र ऊपर ढलन वाला हो जाता है। असंतुलन कहाँ होता है, कहाँ पे निर्धारण होता है, तो जिस बिंदु पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति समान या बराबर होती है, वहीं पे विनिमय दर का क्या होता है, निर्धारण होता है। अर्थात वह बिंदु जहाँ पे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ संतुलन विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। और देख लो इसको ग्राफ में ग्राफ में क्या होता है, जहाँ पर सप्लाई और जहाँ पर डिमांड कट जाता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे कटा है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई कहाँ है, डिमांड सप्लाई ओ क्यू मान लेंगे, तो आर ओ आर अभी क्या है, एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है। क्लियर, तो देख लेना, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है, भुगतान संतुलन क्या है और प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कैसे सुधारा जा सकता है। तो जब किसी देश की कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान के बीच जो अंतर होता है, उसी स्थिति को भुगतान शेष का असंतुलन कहा जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इन दोनों में अंतर है ना, इस अंतर को ही क्या कहेंगे, भुगतान असंतुलन। ये ठीक स्थिति नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मंगाएंगे और कम से कम सप्लाई करेंगे, विदेश कम भेजेंगे, ये दिक्कत है ना, ये हम लोग को घाटा है ना, इसी को कहेंगे भुगतान असंतुलन। यही भुगतान असंतुलन, उसी को भुगतान असंतुलन, इसको ठीक कैसे करेंगे, कारण समझ लो पहले, क्यों कारण होता है असंतुलन क्यों होता है, भुगतान शेष असंतुलन क्यों होता है, क्योंकि आयात में हम लोग अधिक से अधिक क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आयात में क्या करते हैं, अधिक से अधिक वृद्धि करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाते हैं और कम से कम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात कम करते हैं। जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंगाना पड़ता है। विदेशी ऋण और ब्याज भुगतान अधिक कर लेते हैं। असमान आर्थिक विकास होता है, उसके लिए राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध जैसी स्थिति होता है, तो हम लोग विदेशी क्या करते हैं, सामान ज़्यादा मंगाते हैं। मुद्रास्फीति, महंगाई होता है, तो महंगाई, घरेलू वस्तु महंगी होने के कारण निर्यात घटता है और आयात क्या होता है, बढ़ता है, जिससे भुगतान क्या होता है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो 4-5 कारण है जिसको ठीक किया जा सकता है। क्या कर सकता है, निर्यात को बढ़ाओ भाई, आयात को कम करो, आयात प्रतिस्थापन करो, जो देश घर में बन सकता है देश में बन सकता है, घरे में उत्पादन करो, है ना। विदेशी निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करो, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश करो और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या करो, बढ़ाओ। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हम लोग का भुगतान संतुलन ठीक। व्यापार शेष से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो व्यापार शेष का मतलब क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन वह अंतर है जो किसी देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच पाया जाता है। व्यापार संतुलन या व्यापार खाता का मतलब क्या, ऐसा खाता जिसमें सिर्फ वस्तु का लेन देन होता है, जिसमें क्या होता है, वस्तु का लेन देन होता है, उसको कहते हैं व्यापार शेष। व्यापार शेष कहेंगे या व्यापार संतुलन कहेंगे, ठीक है ना। तो जो किसी देश का वस्तु और सेवाओं का निर्यात और आयात के बीच अंतर पाया जाता है, यह केवल वस्तुओं का शामिल होता है, सेवाओं का नहीं। व्यापार संतुलन बराबर जितना हम निर्यात करते हैं, निर्यात माइनस आयात करेंगे, उसको क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन। और व्यापार संतुलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक होता है अनुकूल व्यापार संतुलन, एक होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, और एक होता है असंतुलित व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार संतुलन का मतलब क्या, यदि निर्यात क्या है, अधिक है और आयात कम है, तो ये ठीक बात है, इसको कहेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन। यदि आयात कम है, आयात अधिक है,
और निर्यात कम है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये स्थिति खराब वाली स्थिति है। और संतुलित व्यापार किसको बोलेंगे? जितना हम आयात करते हैं उतना ही क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, उसको क्या कहेंगे? संतुलित व्यापार संतुलन। दोस्तों आज इतना ही। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोग इसको करके जरूर से जरूर जाइएगा एग्जाम में। आप लोग कमेंट करके बताना ये क्लास कैसा लगा, और कोई भी हमसे कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये क्लास आपको करके ही एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है ना दोस्तों? तो डीडी पाठशाला के जुड़े जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।